थोड़ी के नीचे हाथ रखे वो खून भरी निगाहों से लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो घर पहुंचकर उस लड़की का हुलिया खराब कर दे जो उसकी इजाज़त के बिना घर से बाहर निकल गई थी। उसने गार्ड को फ़ोन करके कह दिया था कि उन लोगों को कहीं जाने न दिया जाए, मगर वो मुंतहा थी जो किसी की बात कहाँ सुनती थी। अभी गार्ड के मना करने के बावजूद वो दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल चुकी थी और जब गार्ड ने उसे फ़ोन करके बताया तो गुस्से के मारे वो अंदर से खौल कर रह गया था। उस जिद्दी नकचड़ी लड़की पर उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जो 5 फुट की छोटी सी नाजुक सी लड़की 6 फीट से निकलते कद के आदमी को परेशान करके रख चुकी थी। गुस्से से उसने स्क्रीन ऑफ कर दी और खुद से बड़बड़ाया, मुंतहा जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो तुम, शायद अब तक तुमने मेरे गुस्से को जाना नहीं है। कहते हुए उसने जोर से मुक्का मेज पर मारा था और होठों ही होठों में बड़बड़ाया, ये लड़की मेरे गुस्से का शिकार बनना चाहती है। जितनी मैं इसके साथ रहमदिली करता हूँ ये उतना ही मेरी बात को नज़रअंदाज करती है और मेरे अंदर दबे गुस्से को हवा देती है। इसे समझ क्यों नहीं आता कि मैं कितना जालिम इंसान हूँ। अगर वो एक बार मेरे गुस्से की जद में आ गई तो झुलस कर रह जाएगी, सह नहीं पाएगी मेरे गुस्से की आंच को। मुट्ठियां भींचकर जैसे उसने अपने अंदर उठने वाले उबाल को शांत करने की कोशिश की थी। आंखें बंद की तो आंखों के सामने मुंतहा का मासूम सा चेहरा घूम गया था, जो मासूम तो हरगिज न थी बल्कि बला की तूफान थी। अभी वो अपनी सोचों में ही डूबा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस ईशा अंदर आई और सिर झुकाकर बोली, सर आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है, क्लाइंट कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, आगे क्या हुक्म है। उसने एक नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली जहां स्क्रीन पर मुंतहा और दोनों बच्चों का चेहरा जगमगा रहा था। वो किसी भी कीमत पर इन तीनों की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था। इन तीनों के लिए भले उसे ऐसी कितनी ही मीटिंग्स कैंसिल क्यों ना करनी पड़ती और भले उसका करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाता। उसकी सेक्रेटरी उसे मुंतजिर निगाहों से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर ना में हिलाया। मैं घर जा रहा हूँ, फिलहाल मीटिंग कैंसिल कर दो और अगर हालात काबू में न आए तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसे पता था अब अगर वो जिद में आ गई है तो जिद में आकर घर से बाहर भी निकल चुकी थी, तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे घर वापस लेकर आ सके, सिवाय उसके सुहान शाह के। वो जितनी देरी करता उतना ही उन लोगों की जिंदगी पर खतरा बढ़ रहा था। कुर्सी से कोट उतारकर उसने उसे अपने जिस्म पर डाला और बटन बंद करता हुआ लंबी लंबी चाल भरते हुए पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। उसके चेहरे के भाव से साफ झलक रहा था, आज मुंतहा की खैर नहीं है। इस लड़की ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करता वो गुस्से से बड़बड़ाया। अगले ही पल गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलकर मेन रोड पर दौड़ने लगी थी। वो बहुत ही रफ ड्राइविंग करता हुआ घर की ओर चला जा रहा था, लेकिन दिमाग में हजारों सोचें उभर रही थीं। मुंतहा बच्चे तुम्हारे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मासूम से बच्चों की जान को खतरा भी हो सकता है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी का चेहरा घूम गया, लेकिन वो बस एक धुंधली सी याद थी, क्योंकि उसके दिमाग के पर्दे पर तो बस और बस मुंतहा की तस्वीर ही जगमगा रही थी, जिन्हें चाहने के बावजूद भी वो जगमगाने से रोक नहीं पाता था। वो लाख उससे नफरत का इजहार करता, अपनी नफरत का दिखावा करता, लेकिन ये सच्चाई थी कि वो उससे नफरत कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वो अपनी अना की दीवार खड़ी किए इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं, जो कि उसकी मरी हुई बीबी की छोटी बहन थी, जो कभी वो उसकी मोहब्बत हुआ करती थी, मगर अब वो उसकी जिद बन चुकी थी। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, छोड़ो, नादान है, माफ़ कर दो, आराम से जाकर रात में समझा दूंगा, फिलहाल मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत की और गाड़ी को और भी तेज स्पीड में दौड़ाता हुआ घर की ओर रवाना हो गया। हमेशा की तरह यही होता था कि उसकी तौहीन की जाती, उसकी बात को अहमियत न दी जाती और वो हमेशा जिद पर उतर आती थी। आज वो मुंतहा को यह एहसास दिलाना चाहता था कि वो पुराना सुहान शाह नहीं रहा, जो उसकी हर बात को माफ़ कर देता था और उसे भूल जाता था। वो आज का सुहान शाह था, जिसके लिए उसकी इज्जत और अना सबसे अहम थी। उसकी शादी 5 साल पहले मुंतहा की बड़ी बहन मंशा से हुई थी। सुहान शुरू से ही मुंतहा की मोहब्बत में गिरफ्तार था, इसी वजह से उसने बड़ी ही चाहत से मुंतहा को प्रपोज किया था। लेकिन वो मगरूर नकचड़ी लड़की, जिसे अपने हुस्न पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था और जो सुहान शाह की हल्की सांवली रंगत को हमेशा निशाना बनाया करती थी, जब सुहान शाह का रिश्ता उसके लिए आया तो उसने सुहान शाह का मजाक उड़ाते हुए हमेशा की तरह उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया।
गुस्से में आकर सुहान ने मंशा से शादी कर ली। उस वक्त वो बदले की आग में जल रहा था। उसने मंशा से यही सोचकर शादी की थी कि वो मंशा को इतनी तकलीफ देगा, इतना दर्द देगा कि मुंतहा अपनी बहन की तकलीफ पर खुद ब खुद रो पड़ेगी और उससे आकर माफ़ी मांगेगी। तब उसके गुरूर को अपने पैरों में कुचलते हुए वो उसे माफ़ भी नहीं करेगा। यही सोचकर वो मंशा को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था। लेकिन मंशा की मासूमियत को देखकर वो नरम पड़ गया और उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बसा ली। मंशा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि सुहान शाह ने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपना रिश्ता मुंतहा के लिए भेजा था। उसे तो यही लगता था कि मुंतहा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, तो उसके माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देखते हुए मंशा के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। मंशा एक सीधी सादी लड़की थी, माँ बाप की खुशी में राजी हो गई थी और शादी के बाद भी मंशा की मासूम शक्ल देखकर सुहान ने उसे जरा भी तकलीफ देने की कोशिश नहीं की थी। अल्लाह ने उन्हें 2 जुड़वा बेटों से नवाजा, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे अभी सिर्फ 1 साल के थे कि एक कार एक्सीडेंट में मंशा इस दुनिया से चली गई और यूं 3 साल बाद मुंतहा फिर उसकी ज़िंदगी में आ गई। और इस बार वो चाह कर भी मना नहीं कर पाई थी, क्योंकि सवाल 2 छोटे बच्चों का था। लेकिन इस लड़की ने उसकी ज़िंदगी को फिर से एक जहन्नुम बना दिया था। वो शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसके दोस्त थे तो दुश्मनों की भी कमी नहीं थी। बाद में उसे सूत्रों के हवाले से पता लग चुका था कि मंशा की कार का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर वो एक्सीडेंट कराया गया था, जिसमें उसके दुश्मनों का हाथ था। इसलिए अब वो बहुत सावधान रहता था कि कहीं दुश्मन उसके बच्चों को तकलीफ न पहुंचा दें। इसलिए बच्चों और मुंतहा की सिक्योरिटी के लिए उसने मुंतहा को बहुत प्यार से समझाया था, देखो, अगर तुम्हें कहीं जाना है या शॉपिंग करनी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आज़ाद ख्याल मुंतहा ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और आज बच्चों को लेकर पार्क चली गई थी। ये बात सुहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यही वजह थी वो अपने सारे काम छोड़कर वापस मेंशन आ गया था। साथ ही उसने ड्राइवर को कॉल भी कर दिया था कि वो उन्हें लेकर सीधे मेंशन पहुंचे। गाड़ी एक झटके से पोर्च में रुकी और वो तेज कदमों से लॉन्ज की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर वो सोफे पर बैठ गया और अपनी लाल होती आंखों से दरवाजे को घूरने लगा। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था वो पार्क में जाकर ऐसा तमाशा लगाए कि मुंतहा की अकल ठिकाने आ जाए, मगर फिलहाल उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए लॉन्ज में ही बैठकर उसके आने का इंतजार किया। मन ही मन वो तय कर चुका था आज मुंतहा को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर उससे पनाह मांगेगी और दोबारा उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेगी। ठीक 10 मिनट बाद पोर्च से एक और गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। वो सीधा होकर खड़ा हो गया। उसकी सख्त नज़रें अब भी दरवाजे पर ही टिकी थीं। तभी एक बच्चा हाथ में पकड़े और दूसरा गोद में लिए मुंतहा गुलाबी कपड़ों में घर के अंदर दाखिल हुई। धूप की तेजी से चेहरा लाल हो रहा था, गाल टमाटर की तरह दहक रहे थे। पसीने से बालों की लटें कुछ गर्दन पर तो कुछ गालों पर चिपकी हुई थीं। आंखों में गुस्से की तेज चमक थी। इस गुस्सेले रूप में भी वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो देखने में बला की हसीन थी। यही वजह थी कि 3 साल बाद भी सुहान शाह उसे अपने होशो हवास पर हावी होने से रोक नहीं पाया था। मुंतहा तेज कदमों से उसके सामने आई और घूरते हुए सख्त अंदाज में बोली, आखिर खुद को समझते क्या हैं आप? आपने मुझे कैदी बनाकर रख दिया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए पार्क गई थी। अभी वो कुछ और कहती कि सुहान ने गुस्से में उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, किसकी इजाज़त से तुम मेरे बच्चों को लेकर गई थी? तुम्हें पता भी है बाहर कितने खतरे हैं? वो कुछ और कहता इससे पहले ही मुंतहा तल्ख लहजे में बोली, मेरे बच्चे? माफ़ कीजिए मिस्टर सुहान शाह, ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं, ये मेरे भी कुछ लगते हैं। उसकी ये बात सुनकर सुहान का गुस्सा और भी भड़क गया। जब वो लॉन्ज में दाखिल हुई थी और उसका धूप से तमतमाया खूबसूरत चेहरा देखा था तो उसका गुस्सा कुछ हद तक ठंडा हो चुका था, मगर उसका इस तरह जवाब देना और उससे सवाल करना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने मुंतहा की गोद से अरहम को छीनकर पास खड़ी नौकरानी को दे दिया और जैन को भी नौकरानी के हवाले करने के बाद नौकरानी को इशारा किया कि बच्चों को लेकर रूम में जाओ, क्योंकि बच्चे माहौल की गर्माहट से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। बच्चों के जाते ही सुहान ने मुंतहा का बाजू और ज़्यादा सख्ती से दबोचा और उसे अपने करीब कर लिया। वो लड़की सीधा उसके सीने से आ टकराई। तेज परफ्यूम की महक में मुंतहा की सांसें मध्यम होने लगी थीं।
वो उसकी पकड़ में कुछ देर कसमसाई, छोड़ो मुझे। लेकिन ये सुहान शाह की पकड़ थी, इतनी आसानी से छूट नहीं सकती थी। बेबस होकर वो गहरा सांस लेकर खुद को उसके बाजुओं में ढीला छोड़ चुकी थी, जैसे मान लिया हो कि उसके बाजुओं से आज़ाद होना नामुमकिन है। जबकि सुहान उसकी आंखों में देखते हुए गुस्सीली आवाज़ में बोला, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे मुंतहा। शायद तुम भूल चुकी हो कि अब मैं तुम्हारा वो दीवाना आशिक नहीं रहा जो तुम्हारे पीछे पागल था। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और अब मैं तुम्हें बताऊंगा असली कैद, असली गुस्सा और असली वहशत क्या होती है। ये कहते ही उसने नाजुक सी मुंतहा को अपनी बाहों में उठा लिया, जबकि वो उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई थी। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है, इसलिए तुम्हारे पर कुछ ज़्यादा ही निकलने लगे हैं। शादी की पहली रात ही तुम पर अपना हक जमा कर तुम्हें बता देना था कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। लेकिन शायद अब तुम भूल चुकी हो, तो ये बात तुम्हें याद दिलाना पड़ेगी कि शौहर क्या होता है और उसके हक क्या होते हैं। वो उसे अपने रूम में लेकर बढ़ा था और उसकी बात की गहराई का मतलब समझते हुए मुंतहा की जान निकली थी। वो किसी भी कीमत पर इस इंसान के साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती थी। मुंतहा के चेहरे पर फैले खौफ के साए देखकर सुहान शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। बेशक ये लड़की उसकी मोहब्बत थी, उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी, मगर अब वो उसे और ज़्यादा अपनी बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। उसकी मर्दानगी पर सवाल उठ चुका था और अब वो उसे और उलझने नहीं देना चाहता था, और इसीलिए वो उसे सीधा अपने रूम में ले आया। मुंतहा अभी भी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस आदमी का गुरूर से भरा चेहरा अपने नाखूनों से खुरच कर ख़राब कर दे, मगर सुहान शाह ने उसे ऐसा करने का एक भी मौका दिया कब था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने पैर की ठोकर से धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया और बिना सोचे समझे मुंतहा को जोर से सोफे पर पटक दिया। वो मुंह के बल सोफे पर गिरी। सुहान एक एक कदम आगे बढ़ा और उसके ऊपर झुकते हुए गरज कर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बात अनसुनी करोगी और मैं तुम्हें बार बार माफ़ करता रहूँगा? मैंने तुम्हें उस दिन भी साफ साफ समझाया था कि अगर तुम्हें कहीं जाना हो, तुम्हें कुछ चाहिए हो, तो तुम मुझे बताओ। इस तरह दुपट्टा गले में डालकर मेरे बच्चों को पकड़कर तुम बाहर नहीं जा सकती। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है और ये बच्चे भी मेरे हैं, इसलिए अपनी हद में रहो। वो आगे कुछ और कहता इससे पहले ही मुंतहा तल्ख लहजे में बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं खुद को बड़े से बुरके में छुपा कर जाऊँ? माफ़ करना मिस्टर सुहान शाह, लेकिन मेरी सोच इतनी दकियानूसी नहीं है। अरे ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया और तुम अभी तक बुरके में उलझे हुए हो। और दूसरी बात, ये बच्चे सिर्फ आपके नहीं सुहान शाह, ये मेरे भी कुछ लगते हैं, और मैं क्यों आपसे इजाज़त लूँ? मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ। ये निकाह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मेरी बहन की रूह को सुकून मिले कि उसके बच्चे मुसीबत में नहीं हैं। मैंने ये निकाह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए किया है, और मैं आपकी ख़रीदी हुई कोई जायदाद नहीं हूँ कि हर छोटी बड़ी बात पर आपसे पूछूं। खुदा ने मुझे भी अक्ल और समझ दी है और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बाहर अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। मुंतहा की बात पर सुहान शाह के होंठों पर हल्की तंजिया मुस्कान आई थी। ओ अच्छा, काफ़ी बड़ी और समझदार हो गई हो, अपनी हिफाजत कर सकती हो। सुहान शाह ने अचानक उसके दोनों बाजू सख्ती से पकड़ लिए और उसे अपने चेहरे के और भी करीब लाते हुए बर्फीले लहजे में फुसफुसाया, अच्छा तो अब करके दिखाओ अपनी हिफाजत मुझसे। उसकी आंखों में छाए रंग देखकर मुंतहा एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी। वो उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। सांसों की तेज रवानगी दिल में मचे तूफान की गवाही दे रही थी। थोड़ा सा चेहरा मुंतहा के करीब लाते हुए अपनी गर्म सांसों से उसके चेहरे को छुआ था, जबकि वो तो उसकी गर्म सांसों में झुलसने लगी थी। अगले ही पल वो बेकाबू होकर उसकी गर्दन की ओर झुका। मुंतहा को लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा था। उसे सुहान शाह से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सुहान शाह, खुदा के लिए अपनी हद में रहो, अपनी हद पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तड़प कर बोली थी। मैंने आपको अभी किसी भी हरकत की इजाज़त नहीं दी है। मैंने पहले ही कह दिया था ये निकाह सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से हुआ है। मुंतहा लगातार उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर सुहान शाह की आंखों पर तो खुमार भरा था, लेकिन शायद इस खुमार से ज़्यादा उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। वो जानता था कि वो बहुत गलत कर रहा है, मगर इस लड़की ने उसका खून इतना खौला दिया था कि वो इस हद तक आ पहुंचा था।
अभी वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखता, इससे पहले ही उसका मोबाइल अचानक बज उठा। मुंतहा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मोबाइल की आवाज़ सुनते ही जैसे सुहान शाह को होश आया। उसने गुस्से से मुंतहा पर एक कहर भरी नज़र डाली। वो अब भी डर से थर थर काँप रही थी। फिर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलता चला गया। फ़ोन ऑफिस से था। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ मिस ईशा थी, जो बता रही थी कि क्लाइंट काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और उसे मीटिंग के लिए तुरंत वापस आना पड़ेगा। सुहान शाह ने अपने कमरे के दरवाजे पर सख्त नज़रों से घूरा, फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। उसका इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं था। वो कभी भी मुंतहा की इजाज़त के बिना उसके करीब नहीं जाना चाहता था, मगर ये लड़की अपने जिद्दीपन से उसे इस हद तक धकेल रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, उसकी आंखों के सामने मुंतहा का डरा सहमा चेहरा आ गया। जब वो उसकी गर्दन की तरफ झुका था, उसने झट से अपना सिर झटका और तुरंत स्टीयरिंग संभालते हुए ऑफिस की ओर रवाना हो गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी और बच्चे बाहर न जाएं, ये वो किसी भी कीमत पर चाहता था, क्योंकि उसे पता चला था कि मंशा की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक प्री प्लान साजिश थी। और यही वजह थी अब वो मुंतहा और अपने बच्चों को हर हाल में अपनी हिफाजत में रखना चाहता था। मगर ये बात वो उस लड़की को खुलकर बता भी नहीं पा रहा था। एक छोटी सी दूरी के बाद वो ऑफिस पहुंच चुका था। अंदर जाते ही उसने देखा कि मिस ईशा पहले ही वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। सुहान शाह जानता था ये क्लाइंट काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रहे होंगे, इसलिए उसने पहले ही ईशा को आगाह कर दिया था कि अगर हालात काबू में ना आए तो उसे फ़ौरन कॉल कर देना। जैसे ही वो अंदर आया, ईशा घबराते हुए उसके पास आई और चिंतित आवाज़ में बोली, सर, वे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मिस ईशा चिंतित लहजे में बोली थी। मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि इमरजेंसी थी, लेकिन उनका कहना था अगर ये डील चाहिए तो अभी मीटिंग हो, वरना हमारी तरफ से इनकार है। सुहान शाह ने हल्के से सिर हिलाया और बाकी तैयारियों का इशारा कर दिया। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो जानता था उसने मुंतहा के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी थी, लेकिन अब उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी में घिर चुका था। वो सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। मीटिंग सिर्फ 10 मिनट में शुरू होने वाली थी, इसलिए वो खुद को थोड़ा संभालना चाहता था। अंदर पहुंचकर वो सीधा बाथरूम में गया। वॉश बेसिन के सामने खड़ा होकर उसने एक गहरी सांस भरी और अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लिया। जैसे ही पानी उसके चेहरे से टकराया, उसके तनावग्रस्त नसें थोड़ी शांत हुई थीं। फिर उसने अपने बाल ठीक किए और वॉशरूम से बाहर निकल आया। अब उसका रुख मीटिंग रूम की तरफ था। मीटिंग रूम में पहले से ही सभी लोग मौजूद थे, बस उसी का इंतजार हो रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कई लोग उसके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन उसने हल्की सिर की जुम्बिश से सबको बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो पूरी तरह पेशेवर अंदाज में मीटिंग कर रहा था, लेकिन मानसिक रूप से वो अब भी मुंतहा में ही उलझा हुआ था। वो जानता था वो बहुत ही नाजुक लड़की है। ऊपर से मजबूत दिखने वाली मुंतहा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, खासकर मंशा की मौत के बाद। वो खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक उदासियों का डेरा था जो उसके वजूद को हर वक्त अपने घेरे में समेटे रहता था। वो बच्चों के साथ हंसती बोलती थी, लेकिन चेहरे पर एक खामोशी रहती थी जो सिर्फ सुहान शाह ही महसूस कर सकता था। वो अंदर से टूटकर बिखर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका वो जिद्दीपन ख़त्म नहीं हो रहा था। और सुहान को मालूम था अब भी वो रोई होगी उसके आने के बाद, कुछ सुहान के सख्त रवैये पर और कुछ अपनी बहन मंशा को याद करते हुए। और उसके रोने का सोच कर ही सुहान बेचैन था। मीटिंग काफ़ी देर तक चली। उसने पूरी कोशिश की कि 100% ध्यान दे, लेकिन वो बार बार गलतियां करता जा रहा था। हालांकि मिस ईशा और बाकी टीम ने उसकी बातों को बड़े अच्छे से संभाल लिया था, जिससे मीटिंग बेहतरीन रही। मीटिंग ख़त्म होते ही डीलर ने उससे हाथ मिलाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, सर, आपकी इस जल्दबाजी के लिए मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ। बेशक हम आपके साथ इस मीटिंग को लेकर बहुत उत्साहित थे और खुश भी कि हम आपकी कंपनी के साथ ये डील करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दबाजी कभी भी इंसान को सफलता के रास्ते पर नहीं ले जाती, बल्कि उसे सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए भविष्य में अगर कोई डील करें तो थोड़ा संयम भी दिखाइएगा। ये कहकर वो अपने केबिन की ओर बढ़ गया, जबकि पीछे से डीलर ने गहरी निगाहों से सुहान शाह की पीठ को देखा। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गया। अब उसका इरादा अपने रूम में लगे कैमरे की मदद से मुंतहा को देखने का था, क्योंकि उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों वो लड़की उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वो हर पल उसकी ओर खींचता जा रहा था।
जबकि 3 साल पहले मुंतहा ने जो जलालत उसे दी थी वो भूलने लायक तो हरगिज भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो उसे माफ़ कर चुका था और अब उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताने का इरादा रखता था। मगर मुंतहा अभी भी बीती बातों को अपने दिल में दबाए बैठी थी और ये बात सुहान शाह अच्छी तरह जानता था। उसने लैपटॉप ऑन किया और कैमरे का फीड देखने लगा। मुंतहा सोफे पर औंधे मुंह गिरी हुई थी और अभी तक रो रही थी। उसने अफसोस से सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर रह गया। ये लड़की मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल बना रही है। मुंतहा का इस तरह रोना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था अब वो जो हरकत कर चुका था उसके बाद वो काफ़ी देर तक रोती रहेगी और अगर उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो पूरा गुस्सा उसी पर निकाल देगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगर उसे इस रिश्ते को निभाना है तो खुद को सामान्य रखना होगा, वरना वो न सिर्फ मुंतहा को तकलीफ देगा बल्कि खुद को भी दर्द में डाल देगा। उसने कैमरा बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद मिस ईशा को बुलाया। अब वो बाकी बिजनेस मामलों पर चर्चा करने लगा, लेकिन सुहान शाह का दिमाग बार बार मुंतहा के डरे सहमे चेहरे की ओर चला जाता। धीरे धीरे ऑफिस के वर्कर्स अपने अपने घर जाने लगे थे। रात के साए फैलने लगे थे। कई बार उसका दिल किया कि वो भी घर चला जाए, लेकिन वो जानता था घर जाकर लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं होगा और अभी फ़िलहाल वो मुंतहा का सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन घर तो जाना ही था, तो गाड़ी की चाबी उठाता वो घर की ओर रवाना हो गया। रात के समय जब वो घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकरानी फौरन उसकी तरफ आई तो उसने झट बच्चों का पूछा, बच्चे कहाँ हैं? उन्हें खाना खिलाया और उन्हें मेडिसिन दी। बानो ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी साहब, जैन बाबा खाना नहीं खा रहे थे। उनकी जिद थी वे सिर्फ बेगम साहिबा के साथ ही खाना खाएंगे, लेकिन काफ़ी मुश्किल से मैंने उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। अरहम बाबा तो जल्दी ही सो गए थे, उन्हें भी दवाई दे दी और जैन बाबा भी दवा लेकर अभी अभी सोए हैं। उसने हल्के से सिर हिलाया और बानो ने आगे पूछा, साहब क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और उसे जाने का इशारा कर दिया, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा उसने फिर से नौकरानी को आवाज़ दी, सुनो बानो। वो तुरंत रुकी और सवालिया निगाहों से सुहान शाह को देखने लगी। वो हल्के से झिझकते हुए बोला, मुंतहा ने कुछ खाया? उसके लहजे की में चिंता साफ झलक रही थी। बानो ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नज़रों से घबराकर सिर झुका लिया। नहीं साहब, जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे डांट कर भेज दिया था कि मुझे कुछ नहीं खाना। जैन बाबा भी उनके पास गए थे, लेकिन उन्हें भी बाहर भेज दिया। सुबह नाश्ते में भी सिर्फ एक टोस्ट ही लिया था, उसके अलावा वो अभी तक भूखी हैं। ये सुनकर सुहान शाह के दिल को कुछ हुआ था। वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, तुम खाने की ट्रे लगा दो मेरे और उसके लिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हालांकि उसका इरादा था वो मुंतहा को अकेला छोड़कर किसी और कमरे में आराम करेगा, लेकिन ये सुनकर कि उसने कुछ नहीं कहा उसका दिल तड़प उठा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मुंतहा अभी भी सोफे पर औंधे मुंह गहरी नींद सो रही थी। सुहान शाह की आंखों में नरमी के भाव जगमगाए। वो हल्के से सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, ये लड़की पहले भी इतनी ही जिद्दी थी और अब भी उतनी ही जिद्दी है। उसकी आदत अभी तक नहीं बदली। गुस्से में भला कोई खाना छोड़ता है? ये कहते ही उसने अपने कदम मुंतहा की तरफ बढ़ाए और बिल्कुल पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने बहुत ही नरमी से उसके चेहरे पर आए बाल हटाए। उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत से मुंतहा की आंखें खुल गईं। सुभान का गंभीर चेहरा देखकर वो घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और उसके पास ही बैठ गया। मुंतहा का डर और सुहान की धमकी। मुंतहा तुरंत अपनी जगह से उठी, लेकिन सुहान ने उसकी कलाई थाम ली। वो घबराकर बोली, मुझे मत छुओ, मेरा हाथ छोड़ो। सुहान ने सिर हिलाकर मना कर दिया और सख्त लहजे में बोला, अगर चाहती हो कि मैं ज़बरदस्ती ना करूं तो चुपचाप मेरे पास बैठी रहो, वरना हो सकता है मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊं। उसकी आवाज़ में हल्की सरसराहट थी जो मुंतहा को अंदर तक डरा गई, लेकिन अब वो उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सुहान ने ऊंची आवाज़ में कहा, आ जाओ। इजाज़त मिलते ही नौकरानी अंदर आ गई। सुहान ने मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पास ले आओ और खाना लगा दो। नौकरानी ने घबराई नज़रों से मुंतहा को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। मुंतहा समझ चुकी थी कि नौकरानी ने ही सुहान को बताया होगा कि उसने कुछ नहीं खाया। नौकरानी ने डरते डरते मेज पर खाना लगा दिया और फौरन वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही सुहान ने नरम निगाहों से मुंतहा को देखा।
अभी वो कुछ कहता उससे पहले ही मुंतहा बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं आराम करना चाहती हूँ। ये कहकर वो उठने लगी, लेकिन सुहान ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अब वो सीधा उसकी गोद में बैठी हुई थी, जबकि उसके इतने करीब आने पर मुंतहा का दिल बेचैन हुआ था। हर बार ऐसा ही होता था, जब भी वो उसके करीब आता था वो अंदर से पिघलने लगती थी, उसकी बाहों में कमजोर पड़ने लगती थी, जज्बात मचलने लगते थे। लेकिन जिद और अना इतनी गहरी थी कि वो अपनी जिद और अना के आगे कुछ महसूस ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपने एहसास को दबाने के लिए वो सुहान के करीब जाने से बचती थी। अभी उसकी धड़कनें बेहिसाब शोर मचा रही थीं, लेकिन खुद को नॉर्मल किए चेहरे पर सख्ती सजाए उसकी गोद में बैठी हुई थी। सुहान ने उसके चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे किए थे और नरमी से बोला, मैं जानता हूँ मुंतहा तुम गुस्से में हो, लेकिन गुस्से में खाना छोड़ना सही नहीं होता। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है, मेरा सामना करना है, तो तुम्हारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए। तुमने अपनी बहन के बच्चों के लिए मुझसे शादी की है, तो कम से कम उन्हीं के लिए कुछ खा लो, ताकि तुम में हिम्मत बनी रहे। वो उसे किसी भी तरह खाना खिलाना चाहता था, इसलिए उल्टे तरीके से समझा रहा था। कुछ पल के लिए मुंतहा चुप रही, फिर वो उसकी जांग से उतरकर अलग बैठ गई और गुस्से में रोटी तोड़कर खाने लगी। सुहान ने गहरी सांस ली थी। जो भी था, कम से कम वो कुछ खा तो रही थी, यही उसके लिए काफ़ी था। अब वो भी चुपचाप खाना खाने लगा, लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरफ चला गया। सुबह से उसने जैन और अरहम को नहीं देखा था। यकीनन जैन उससे डर चुका था। जिस तरह उसने नौकरानी के हवाले बच्चों को किया था, उससे जैन के दिमाग में कुछ न कुछ गलत जरूर आया होगा। खाना खाने के बाद वो उठकर खड़ा हुआ, मुंतहा को देखते हुए बोला, तुम आराम से इस कमरे में सो सकती हो, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर चला गया। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन अपनी औलाद को देखने की तड़प उससे ज़्यादा थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा दोनों बच्चे हल्के अंधेरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उसने एक तरफ की लाइट जला दी, जिससे कमरा काफ़ी हद तक रोशन हो गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिस्तर के पास आया। उसने झुककर दोनों के माथे पर प्यार किया था, फिर जैन के चेहरे को देखा। दिल में बसाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, मैं जानता हूँ जैन, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम्हारी माँ का जाना हम सबको तोड़ चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी दूसरी माँ भी तो मेरे काबू में नहीं आ रही। अपनी औलाद से मिलने के लिए भी मुझे वक्त निकालना पड़ता है। बस कुछ वक्त दो, सब ठीक कर दूंगा। ये कहते ही उसने जैन से सिर्फ 5 मिनट छोटे बेटे को गोद में उठा लिया, फिर उसके चेहरे पर प्यार से ढेरों बोसे देते हुए हल्की सरगोशी में उससे बातें करने लगा। अचानक जैन ने करवट बदली तो वो चुप हो गया। वो उनकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। मंशा की मौजूदगी उसके घर के लिए जन्नत जैसी थी। उसे याद आया वो कभी कभी मंशा के साथ कितना सख्त रवैया अपनाता था, कई बार उस पर कितना गुस्सा करता था। कई कई दिन उसे मायके जाने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन वो मासूम लड़की कभी कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम कर चुकी थी। अब जब वो नहीं रही तो वो पूरी तरह अकेला पड़ गया था। अपने सारे काम अब उसे खुद करने पड़ते थे। जब मंशा जिंदा थी तो उसे ये भी नहीं मालूम होता था कि उसके कपड़े कहाँ रखे हैं, उसके जूते किसने पॉलिश किए और उसके लिए नाश्ता किसने बनाया। अब जब वो सब याद आया तो उसकी आंखें लगातार भीग रही थीं, जिन्हें वो बेरहमी से पोंछता जा रहा था। उसने अपने छोटे बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया, फिर उसके पास ही लेटकर आंखें छत की ओर टिका दी। फिर धीमी आवाज में बोला, कहाँ चली गई हो तुम मुझे छोड़कर? तुम्हारी ये पागल बहन और ये बच्चे मुझसे नहीं संभल रहे, प्लीज लौट आओ। ये कहते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन दरवाजे पर खड़ी मुंतहा उसकी ये सरगोशियां साफ सुन चुकी थी। किसी अजीब एहसास के चलते वो अपने कमरे से निकलकर इस कमरे में आ गई थी, क्योंकि वो बच्चों के पास सोने का इरादा रखती थी। वो सुहान से कहना चाहती थी, तुम सारा दिन ऑफिस में थक जाते हो, तुम जाकर आराम कर लो, मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगी। लेकिन जब उसने सुहान की बातें सुनी तो वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। फिर किसी सोच के तहत चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई। रात भर सुहान बेचैन रहा। लाख कोशिश के बावजूद भी उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता तो मुंतहा का रोया रोया सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। कभी कभी उसे लगता जैसे उसने मुंतहा पर जुल्म किया है। जब उसे वो पसंद नहीं करती थी तो क्यों उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, और उसके बावजूद भी आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसे नहीं करना चाहिए था। शादी की पहली रात से ही दोनों के बीच एक बाउंडेशन थी, लेकिन आज उसने
उस फाउंडेशन को तोड़ने की कोशिश की थी। वो जानता था उसने मुंतहा के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। अब अपनी हरकत पर उसे खुद ही गुस्सा आने लगा था। यही वजह थी कि रात भर उसे अजीब सी बेचैनी रही। दूसरी तरफ मुंतहा भी एक पल के लिए भी नहीं सोई थी। पूरा दिन वो रोती रही थी और फिर रात को भी बेचैन रही। सुहान की बातें याद करके उसकी आंखें भीग गईं। आज उसका दुख, आज उसका दर्द वो अपने दिल पर महसूस कर रही थी। वाकई वो बहुत थक चुका था। अब उसे एहसास हो रहा था उसने सुहान को बेवजह इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि वो तो यही समझती रही कि सुहान ने उससे निकाह अपनी मोहब्बत की वजह से किया है। उसे मंशा के जाने का कोई गम नहीं है। लेकिन आज सुहान की बातें सुनकर उसका दिल बहुत उदास हो गया था। सच में आज तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। उसने एक बार भी इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी सुहान शाह के बारे में नहीं सोचा। अगर उसे अपनी बहन के जाने का दर्द है तो इन लोगों को भी तो उतना ही दर्द हो सकता है। वो तो बीबी थी और बीबी से मोहब्बत तो खुदा खुद ही करवा देता है। अगली सुबह सुहान की आँख खुली तो अपने सीने पर हल्का सा दबाव महसूस किया। उसके दोनों बच्चे उसके सीने पर लोट पोट कर खेल रहे थे। छोटे वाले की खिलखिलाहट सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आया था। उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, हो गई मेरे शहजादों की सुबह। तभी जैन जो सोफे से कूदने से बिजी था तुरंत उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। अपने बाबा के चेहरे को चूमते हुए बोला, जी बाबा, हो गई हमारी सुबह। अब आप भी उठ जाएं, फिर हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। उसने तुरंत जैन को भी अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बालों को संवारते हुए बोला, मेरी जान, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। बाबा थोड़ा गुस्सा हो गए थे, मगर अब तुम भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तुम बड़े हो रहे हो तो मम्मा को समझाया करो कि अकेले बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तो बाबा आप ही ले चले ना मामा को बाहर अपने साथ, छोटे बेटे ने नाज से कहा। जैन ने तुरंत सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी बाबा, मैंने मामा को मना किया था लेकिन वो कह रही थी उनका दम घुट रहा है, थोड़ी देर सुकून भरी सांस में हवा लेना चाहती हैं। जैन की इस मासूमियत भरी बात पर उसने प्यार से उसके गालों पर बोसा दिया। फिर छोटे बेटे को अपने कंधे पर बिठाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें खुद ब्रश करवाता हूँ। ये कहते ही उसने दोनों को अपनी गोद में उठा लिया और सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ा। दोनों को स्टूल पर बिठाया, उनके हाथ में ब्रश दिए और प्यार से उन्हें गाइड करने लगा। थोड़ी देर के बाद तीनों तरोताज़ा होकर बाहर निकले। उसने अभी अपने कपड़े नहीं बदले थे क्योंकि वो नाश्ता करने के बाद चेंज करना चाहता था। जैन का हाथ थामे और अरहम को गोद में लिए वो नीचे पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गया। वो निखरी निखरी सी खड़ी नौकरानी को निर्देश दे रही थी और नाश्ते की मेज सजा रही थी। जैन ने भी हैरानी से अपनी माँ को देखा जो आज किसी और ही रूप में नजर आ रही थी। वो गुलाबी कपड़ों में किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। सुहान को एक सुखद आश्चर्य हुआ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुंचा। तभी वो जल्दी से बोली, बैठ जाए, मैं जल्दी से आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर वो रसोई की तरफ बढ़ गई, जबकि सुहान हल्की मुस्कान और हैरानी भरे एहसास के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने दोनों बच्चों को भी अपने पास दाएं बाएं बिठा लिया था। तीनों शायद हैरान थे क्योंकि मुंतहा कभी भी नाश्ते की मेज पर नहीं आती थी। मुंतहा के बदले हुए अंदाज पर सुहान की चिंता खुद ब खुद बढ़ने लगी थी। बच्चों का नाश्ता वो हमेशा कमरे में ही करवाती थी। अगर जैन कभी अपने बाबा के साथ नाश्ता करने की जिद करता तो वो उसे अकेले मेज पर भेज देती। अरहम को तो वो अपने पास ही रखती थी क्योंकि अरहम कुछ ज़्यादा ही शरारती था। कुछ देर बाद मुंतहा चाय लेकर मेज पर आई, हाथों से तीनों के लिए चाय निकाली और सामने रखी। सुहान अचानक किसी एहसास के चलते बोला, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो? तबीयत तो खराब नहीं तुम्हारी? सच में हैरानी हो रही थी। इस रूप में मुंतहा को देखने की ख्वाहिश वो हमेशा रखता था। जब वो उसी रूप में थी तो उसे सच में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मुंतहा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, नाश्ता कर लीजिए, फिर कपड़े बदलकर ऑफिस चले जाना, आपको देर हो रही होगी। फिर बाद में मुझे ही दोषी करार देंगे कि मेरी वजह से देर हो गई। ये कहते ही वो अरहम को अपनी गोद में उठा चुकी थी और बगल वाली कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए उसे नाश्ता करा रही थी, जबकि सुभान की आंखें हैरानी से फैल गईं कि अचानक उसे क्या हो गया। उसका ये बदला बदला सा अंदाज उसकी समझ से बाहर था। उसे तो नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। उसकी नजरें लगातार मुंतहा के चेहरे पर टिकी थीं, जो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था।
उसने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अभी वो कमरे में दाखिल ही हुआ था कि मुंतहा भी पीछे आ गई। अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोली, मैं आपके कपड़े वॉशरूम में टांग चुकी हूँ और जूते दरवाजे के पास रखे हैं। अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। अभी वो कुछ और कहती इससे पहले ही सुहान आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, ये काया पलट कैसे हो गई? तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया? ये कहते हुए उसने अपनी हथेली से उसके माथे का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। मुंतहा ने झटके से उसका हाथ हटाया और उसे घूरते हुए बोली, शायद इज्जत रास नहीं आ रही आपको। ये कहकर वो ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी। सुहान मुस्कुराया और उसे दीवार से टिकाकर बोला, लेकिन ये सब करके तुम मुझे हार्ट अटैक दे रही हो। हुआ क्या है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? जब उसने सिर हिलाकर हामी भरी तो मुंतहा ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको हार्ट अटैक आए या कुछ और, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कपड़े बदल लीजिए, आपको ऑफिस जाना है। ये कहकर वो तेजी से ड्रेसिंग रूम में चली गई। सुहान उसकी हल्की घबराहट महसूस कर चुका था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई थी। उसे ये बदलाव अच्छा लग रहा था। वो वॉशरूम चला गया। तैयार होकर बाहर आया तो मुंतहा अभी भी कमरे में थी। ये एक और संकेत था कि शायद वो अब उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। अपने नए रिश्ते को शुरू करने के लिए वो कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन सुहान जल्दबाजी करने का आदी नहीं था। उसने खामोशी से अपनी शर्ट पहनी थी कि मुंतहा उसके पास आकर टाई पकड़कर खड़ी हो गई। वो समझ गया और तुरंत उसकी ओर देखता रहा। मुंतहा ने झिझकते हुए आगे बढ़कर उसकी टाई उसके गले में बांधी और फिर उसे अपने हाथों से कोट भी पहनाया। ये सब सुहान के लिए बहुत खुशी देने वाला था, मगर उसे नहीं पता था ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। उसने अपने कान के पीछे परफ्यूम छिड़का, फिर कलाई पर लगाया और एक नज़र उस खूबसूरत आफत पर डाली जो शायद आज उसका कत्ल करने का पूरा इरादा रखती थी। वो मुस्कुराया और जूते पहनने लगा। फिर हाथ धोकर जब वो बाहर निकलने लगा तो मुंतहा फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बच्चों की चिंता मत कीजिएगा, मैं देख लूँगी, और अपना भी ख्याल रखना। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और सुहान शाह के होठों पर एक हल्की सी खूबसूरत मुस्कान बिखर गई थी। क्या वो सचमुच उसके साथ समझौता कर रही थी या कोई और वजह थी? फिलहाल उसने उसे और परेशान न करना बेहतर समझा। अगर वो सच में जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी तो सुहान भी पूरी तरह तैयार था। वो नीचे पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे उसे देखकर खुशी से खिलखिला उठे। उसने दोनों के गालों को चूमा और एक गहरी नज़र मुंतहा पर डालते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही वो कार में बैठा उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा गई। कल जितना परेशान होकर वो हवेली आया था, आज उतना ही खुश होकर ऑफिस जा रहा था। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशी बस कुछ ही देर की है, क्योंकि जो सच्चाई उसके सामने आने वाली थी वो उसकी सारी उम्मीदों से परे थी। पूरा दिन अच्छा बीता। 2-3 बार जब उसने घर के कैमरे में झांक कर देखा तो नज़ारे खुश करने वाले थे। उसकी बीवी बच्चों के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी, खाना खा रही थी। ये सब उसके लिए सुकून देने वाला था। लेकिन ये सुकून कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता था। मुंतहा का आज का खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन सुहान ने मुंतहा से निकाह किया था। वो दिन याद करके एक बार फिर उसे तकलीफ हुई थी। उसे याद आया कि मुंतहा उस दिन कितना रोई थी जब वो उसे विदा कराकर घर लाया था। वो एक पल के लिए भी उसके कमरे में नहीं बैठी थी, बल्कि बच्चों के कमरे में चली गई थी। अगली सुबह भी उसने सुहान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। शायद उसे यही शक था कि मंशा की मौत के पीछे सुहान का हाथ था। लेकिन पिछली रात की बातें सुनकर उसका दिल सुहान शाह की ओर झुक रहा था और अब इस बात को वो दिल से स्वीकार करना चाहती थी। रात को सुहान जब घर लौटा तो लगभग 10 बजे का समय हो चुका था। जैसे उसने गाड़ी पोर्च में रोकी तो वहां पहले से ही एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी देखकर वो हैरान रह गया। आखिर ये गाड़ी किसकी थी? उसने तुरंत गार्ड को पास बुलाकर गाड़ी के मालिक के बारे में पूछा। गार्ड ने जवाब दिया, साहब, मालकिन के घर वालों की तरफ से कोई आया है। सुहान को आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा कौन था जो उनके घर आया था? मुंतहा के पापा के पास तो एक छोटी सी गाड़ी थी, भाई के पास सिर्फ एक बाइक थी, तो फिर ये बड़ी गाड़ी किसकी थी? यही सोचते हुए वो घर के अंदर बढ़ा, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सामने मुंतहा का कजन अरसलान बैठा हुआ था, जो मुंतहा के बेहद करीब होकर उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। ये देखकर सुहान का खून खौल उठा था। वो जलते हुए अंगारों जैसी निगाहों से उन दोनों को घूर रहा था। मुंतहा उसकी बीवी थी, एक समय उसकी मोहब्बत भी। वो किसी और की मौजूदगी अपनी बीवी के इतने करीब कैसे बर्दाश्त कर सकता था?
गुस्से से भरा हुआ वो आगे बढ़ा कि जैन दौड़ते हुए उसके पास आया और बोला, पापा। जैन की आवाज़ सुनकर मुंतहा भी तुरंत सुबहान की ओर देखने लगी। इसी बीच अरसलान मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मुंतहा बिना किसी झिझक के सुहान के पास आई, उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, अरसलान, ये मेरे शौहर सुहान शाह हैं। ये सुनते ही सुहान ने बेयकीनी से मुंतहा को देखा, यानी वो उसे शौहर के तौर पर अरसलान से मिलवा रही थी। सुहान को इस बात का मतलब समझ नहीं आया। एक पल के लिए अरसलान के चेहरे पर एक साया सा गुजरा और ये बात सुहान शाह की निगाहों से छुप न सकी। अरसलान आगे बढ़ा और हाथ मिलाते हुए बोला, मैं आपकी बीबी की खाला का बेटा अरसलान कुरैशी। सुहान ने हल्की सी गर्दन हिलाई और उससे हाथ मिला लिया, जबकि मुंतहा मुस्कुराते हुए अरसलान को ही देख रही थी। ये बात सुबहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो आराम करना चाहता था, लेकिन अब वो लिविंग रूम में ही बैठ गया। मुंतहा ने कहा, आप कपड़े बदल लें, तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ। मगर सुहान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कपड़े नहीं बदलने, खाना लगवाओ। इतना कहकर वो ऐसे हो गया जैसे वहाँ कोई और मौजूद ही ना हो। वो अपने बच्चों में बिजी हो गया। मुंतहा उसकी नाराजगी साफ महसूस कर रही थी, इसलिए चुपचाप किचन में चली गई। तभी अरसलान बोला, वैसे मंशा की मौत का बहुत अफसोस हुआ। फिर उसने तंजी अंदाज में कहा, वैसे आम तौर पर तो आपको हमसे अफसोस करना चाहिए कि हमारी कजिन का इंतकाल हो गया, और आप हैं कि तुरंत ही दूसरा ने कहा। अरसलान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुहान ने ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में कहा, वो मेरी बीबी थी, अफसोस मुझे नहीं आपको करना चाहिए था आकर। और रही बात अफसोस करने की, तो जिससे करना था मैं कर चुका हूँ। सुहान की बात सुनकर अरसलान खामोश हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था सुहान उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा। सुहान ने उसे इतना नज़रअंदाज किया कि अरसलान को खुद अपनी मौजूदगी पर शक होने लगा। कुछ देर बाद खाना लग चुका था और मुंतहा ने सबको खाने के लिए बुलाया। सुहान अपने दोनों बच्चों को लेकर टेबल की ओर बढ़ गया। जब से सुहान आया था, मुंतहा ऐसी हो गई थी जैसे अरसलान वहाँ मौजूद ही ना हो। अरसलान कुछ देर तक ये सब बर्दाश्त करता रहा और फिर एक ज़रूरी मीटिंग का बहाना करके चला गया। अरसलान के जाते ही सुहान ने मुंतहा की तरफ एक नज़र डाली, जो उसे ही देख रही थी। फिर वो बिना कुछ कहे उठकर अपने कमरे में चला गया। मुंतहा समझ चुकी थी मामला कुछ और है। उसने चुपचाप बच्चों को उनके कमरे में सुलाया और फिर अपने कमरे में आ गई। सुहान सोफे पर बैठा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। मुंतहा कुछ देर कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी रही और उंगलियां मरोड़ती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कमरे में आए या बच्चों के पास वापस चली जाए, लेकिन कुछ सोचकर वो सुहान के पास आकर सोफे पर ही बैठ गई और उलझे हुए लहजे में बोली, वो मेरे खाला का बेटा था। दरअसल वो आप ही का दुख साझा करने आया था। मुंतहा कुछ और कहती इससे पहले ही सुहान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं मुझे सफाई देने की। वो तुम्हारी खाला का बेटा था, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मुंतहा, मुझे तुम्हारा उसके पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुंतहा तो उसकी पहली ही नज़र में ये बात समझ गई थी। कुछ सोचकर उसने सुहान का हाथ थाम लिया और न जाने किस एहसास के तहत उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुहान ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा, जो लाल सुर्ख हो रहा था। अचानक ही वो घुटे घुटे अंदाज में रोने लगी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका दिल मरोड़ रहा हो। वो तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा चुका था और उसका चेहरा थामते हुए बोला, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, सब ठीक है? तब वो रोंदे हुए लहजे में बोली, आप ही की मौत ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। मैं जानती हूँ कि आप ही की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको माफ़ नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि आपने बदला लेने के लिए मेरी बहन से शादी की है। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही सुहान ने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया और नम आवाज़ में बोला, मुझे मंशा की मौत का सिर्फ दुख नहीं बल्कि उसकी तकलीफ़ भी महसूस होती है। पता नहीं उसकी मौत एक हादसा थी या किसी की साजिश, लेकिन मेरा दिल कहता है जहाँ भी होगी खुश होगी। मैं तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं खुद इस दर्द से घायल हूँ। हाँ, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए उससे शादी ज़रूर की थी, लेकिन जब मेरी पहली औलाद मेरी गोद में आई, मैंने उसकी तकलीफ़ को देखा, तभी सब कुछ भूल गया था। जो औरत अपना सब कुछ कुर्बान करके मेरे साथ आई हो, जो औरत अपना घर छोड़ सकती थी, भला मैं उसे तकलीफ़ कैसे देता। मैं खुद अंदर से टूट गया हूँ। मंशा की मौत मेरे लिए अब भी एक यकीन न आने वाली सच्चाई है, लेकिन तुमसे एक शिकायत भी है। तुमने मुझे बेवजह दोषी ठहराया। मैं बेगुनाह हूँ, मेरे बच्चे बेगुनाह हैं। तभी अचानक मुंतहा ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वादा करती हूँ अब ऐसा नहीं करूँगी।
वादा करती हूँ तुम्हारे अंदर के दर्द को मिटा दूंगी, एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, बस मुझे एक मौका दे दो। वो तो पहले ही सब कुछ भुलाने के लिए तैयार था। उसने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। आज पूरे हक और मान के साथ उसकी खुशबुओं को महसूस कर रहा था। उसके प्यार भरे स्पर्श में मुंतहा सारे गम भूल चुकी थी और वो नाजुक सी लड़की को अपनी प्यार की बारिश में भिगो रहा था। और मुंतहा ने भी अपने दिल में ठान लिया था वो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, क्योंकि नफरत में कुछ नहीं रखा लेकिन मोहब्बत में सब कुछ रखा है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।